जहां अंधकार में जन्मा समाज संगीत की एक धुन पर पहली बार मुक्त हुआ। कहते हैं यहाँ पृथ्वी ने अपनी पहली कहानी लिखी थी, जब देवता नहीं बल्कि मनुष्य खुद अपनी मुक्ति का कारण बने थे। यह कथा किसी पुराण की नहीं, यह उस सभ्यता की है जिसने अंधेरे से ज्ञान तक का सफर खुद रचा था। यह है कछारगढ़, जहाँ हर चट्टान, हर प्रतिध्वनि एक भूली हुई सभ्यता की गवाही देती है। डोंगरगढ़ के सामंती दरबारों, राजाओं और रक्त रंजित प्रेम की दुनिया से दूर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मैकाल पहाड़ियों के घने जंगलों में एक ऐसा स्थान है जो समय की शुरुआत की कहानी सुनाता है। यह कछारगढ़ है जो गोंदिया से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कोई भव्य मंदिर या सोने की शिखर नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी एक विशाल गुफा है। यह गुफा अपने आप में एक आश्चर्य है। लगभग 180 फुट लंबी, 110 फुट चौड़ी और 55 फुट ऊंची, जिसमें एक साथ हजारों लोग समा सकते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह गुफा 2500 साल पुरानी पुराण पाषाण काल की है, जो इस मानव इतिहास के सबसे पुराने अध्यायों में से एक का गवाह बनती है। यह गोंड जनजाति की उत्पत्ति है, उनके अस्तित्व का उद्गम है। गोंड लोगों की दुनिया को समझने के लिए हमें पहले उनकी सृष्टि की कहानी को समझना जरूरी हो। उनकी कॉस्मोलॉजी के अनुसार शुरुआत में केवल पानी था। निर्माता, जिन्हें बड़ा देव कहा जाता है, एक कमल के पत्ते पर बैठे थे। उन्होंने दुनिया बनाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें मिट्टी की जरूरत थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक कौवा बनाया और उसे मिट्टी लाने के लिए भेजा। कौवा अंतहीन पानी के ऊपर उड़ता रहा और थककर एक केकड़े माल के पंजे पर बैठ गया। केकड़े ने उसे बताया कि केचुआ टीचक माल सारी मिट्टी खा रहा है। केकड़े केचुए की गर्दन दबाई और उसने सारी मिट्टी उगल दी, जिसे कौवा बड़ा देव के पास ले गया और इस तरह दुनिया का निर्माण हुआ। यह कहानी प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती है, जहाँ हर प्राणी की एक भूमिका है। कछारगढ़ की गुफा गोंड लोगों की उत्पत्ति की कहानी का केंद्र है और यह एक अंधकारमय और दर्दनाक कहानी है। यह कथा काली कंकाली नामक एक विधवा से शुरू होती है, जिनके 28 या कुछ संस्करणों में 33 बच्चे थे। वे सभी जंगो रायताड़ नामक एक महिला समुदाय नेता के आश्रम में रहते थे। एक दिन ये बच्चे खेलते खेलते आश्रम से भटक गए और कछारगढ़ की पहाड़ियों में खो गए। वहां उन्हें शंभू मड़ाव और उनकी पत्नी गौरा ने पाया। गौरा ने बच्चों की देखभाल की, लेकिन जब बच्चे उसे स्तनपान के लिए परेशान करने लगे तो शंभू ने उन्हें विचलित करने के लिए एक घोरपड़ या मॉनिटर लिजा छोड़ दी। बच्चे गोह का पीछा करते हुए पास की एक गुफा में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, शंभू मड़ाव ने एक विशाल चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। इस तरह गोंडों के पूर्वज अपने अस्तित्व की शुरुआत में 12 वर्षों के लिए पूर्ण अंधकार में कैद हो गए। यह एक प्रतीकात्मक कैद थी, अज्ञानता, असभ्यता और सामाजिक संरचना के अभाव का अंधकार। गौरा गुफाओं की छत एक छेद के माध्यम से उन्हें भोजन फेंकती रही, लेकिन वे जंगली और असंस्कृत अवस्था में बड़े होते रहे। यह कहानी गोंड लोगों की सामूहिक स्मृति में एक मौलिक आघात के रूप में अंकित है। एक ऐसी अवधि जब वे मनुष्य तो थे, लेकिन एक समाज नहीं थे। उनकी मुक्ति की कहानी ही उनकी सभ्यता के जन्म की कहानी। जब जंगो रायताड़ को पता चला कि काली कंकाली के बच्चों को कैद कर लिया गया है, तो वह अपने भाई के पास मदद के लिए गया। उनका भाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह पहांदी पारी कुपार लिंगो के गोंड लोगों के आदि गुरु, उनके सबसे महान विचारक और समाज सुधारक। लिंगो उस समय पास की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे, लेकिन अपनी बहन की गुहार सुनकर वे बच्चों को मुक्त कराने के लिए तैयार हो गए। यह डोंगरगढ़ और कछारगढ़ की घटनाओं के बीच एक गहरा दार्शनिक अंतर स्पष्ट होता है। डोंगरगढ़ में संघर्ष का समाधान एक विनाशकारी युद्ध और एक बाहरी दैवी शक्ति के हस्तक्षेप से हुआ था, लेकिन कछारगढ़ में लिंगो ने मुक्ति के लिए पूरी तरह से अलग रास्ता चुना। कला, ज्ञान और आत्म सशक्तिकरण का मार्ग। उन्होंने शंभू माधव से बात की, जिन्होंने इस शर्त पर बच्चों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की कि लिंगो उसे शिक्षित करने और सभ्य बनाने की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन एक समस्या थी। शंभू ने कहा कि वह उस विशाल चट्टान को हिलाने में असमर्थ है जिसे उसने गुफा के मुंह पर रखा था। लिंगो समझ गए कि सच्ची मुक्ति बाहर से नहीं आ सकती, यह भीतर से आनी चाहिए। बच्चों को खुद मुक्त करना होगा। उन्हें प्रेरित करने और उन्हें उनकी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए लिंगो ने एक अनूठा तरीका अपनाया। वह पास के धाने गांव से हीरा सूगा नामक एक संगीतकार को लाए, जो किन्नरी, एक आदिवासी संगीत वाद्य यंत्र बजाने में माहिर था। पातालीर गुफा के बाहर बैठ गए और अपनी किन्नरी पर वीर रस का संगीत बजाना शुरू कर दिया। साहस, वीरता और प्रेरणा से भरा संगीत गुफा के अंदर 12 साल के अंधेरे में कैद बच्चों को जब यह शक्तिशाली संगीत सुनाई दिया तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। संगीत ने उन्हें एकजुट किया और उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया।
एक साथ मिलकर उन्होंने उस विशाल चट्टान पर अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। चट्टान लुढ़क गई और वो मुक्त हो गए। वह चट्टान दुर्भाग्य से संगीतकार हीरा सुगा पातालीन पर गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मृत्यु उनकी स्वतंत्रता के लिए एक दुखद बलिदान बन गई। एक अनुस्मारक की मुक्ति की कीमत होती है बच्चों के गुफा से बाहर आने के बाद। पारी कुपार लिंगों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उन असंस्कृत बच्चों को अपनी देख रेख में लिया और उन्हें एक समाज के रूप में संगठित किया। उन्होंने गौड़ समाज की नींव रखी, गौड़ी पुणे प्राकृतिक आधारित धर्म की स्थापना की और समाज को 12 सगा और 750 गोत्रों में विभाजित। उन्होंने उन्हें प्रकृति का सम्मान करना, एक साथ रहना और एक संस्कृति का निर्माण करना सिखाया। इस प्रकार पारी कुपार लिंगों ने कैद में बंद बच्चों के एक जंगली झुंड को एक संगठित, प्रबुद्ध और सांस्कृतिक रूप से समाज में बदल दिया। कछारगढ़ की गुफा से निकली मुक्ति की यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह गौड़ सभ्यता का घोषणा पत्र जो सदियों तक कछारगढ़ की इस पवित्र गुफा का सटीक स्थान समय के साथ खो गया था। यह केवल गौड़ों की मौखिक परंपराओं और कहानियों में जीवित रहा है, लेकिन 1980 के दशक में यह उल्लेखनीय घटना घटी। गौड़ बुद्धिजीवियों और छात्रों के एक समूह ने, जिसमें लेखक मोदी रावण कंकाली भी शामिल थे, इस खोए हुए तीर्थ को फिर से खोजने का बीड़ा उठाया। उनका मार्गदर्शन एक अप्रत्याशित स्रोत से हुआ। एक औपनिवेशिक युग का पाठ बिशप अय्यर चैटरटन। इस पुस्तक में कोयली कचार लोहगढ़ नामक एक स्थान का वर्णन था जो कथा से मेल खाता था। इस सुराग का अनुसरण करते हुए उन्होंने सालेकसा के पास उस विशाल गुफा को खोज निकाला, जिनके प्रवेश द्वार पर एक बड़ी चट्टान और छत पे एक छेद था, ठीक वैसा ही जैसा कि वे दंडू में वर्णित था। इस पुनर्खोज ने एक शक्तिशाली संस्कृति पुनर्जागरण को जन्म दिया। 1984 में हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर कछारगढ़ यात्रा का आयोजन किया जाने लगा। यह यात्रा अब मध्य भारत के गौड़ लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थ यात्रा बन गई है। इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से 20,000 से 30,000 गौड़ आदिवासी अपने पूर्वजों की भूमि पर इकट्ठा होते हैं। यह यात्रा एक जीवंत और ऊर्जावान दृश्य प्रस्तुत करती है जो गौड़ी संस्कृति का एक जीता जागता प्रदर्शन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान अंगदेव का जुलूस है। अंगदेव उन मूल पूर्वजों के प्रतीक हैं जिन्हें लिंगों ने मुक्त किया था और उन्हें खूबसूरती से सजाई गई पालकियां में रखा जाता है। इन पालकियों को ले जाने वाले लोग पारंपरिक गौड़ी वेशभूषा में होते हैं और लयबद्ध ढोल की थाप पर एक सम्मोहक घूमता हुआ नृत्य करते हैं। हवा पारंपरिक संगीत, लोकगीतों और संस्कृति की स्तुति से गूंजती है और कर्मा जैसे नृत्य जो फसल और सामुदायिक भावना और जश्न मनाते हैं पूरे उत्साह के साथ किए जाते हैं। यह एक ऐसा समय है जब पूरा समुदाय अपनी जड़ों से फिर से जुड़ता है, अपनी कहानियों को साझा करता है और अपनी पहचान का जश्न मनाता है। लेकिन कछारगढ़ यात्रा केवल एक धार्मिक त्योहार से कहीं बढ़कर है, यह सांस्कृतिक और राजनीतिक आत्म अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली समकालीन आंदोलन। इस यात्रा का पुनर्द्वार एक सजग निर्माण का जो शिक्षित गौड़ नेता द्वारा अपनी अलग पहचान को पुनः प्राप्त करने और मुख्य धारा के हिंदू आख्यानों से अपनी संस्कृति को अलग करने की इच्छा से प्रेरित संगठनात्मक प्रयास में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे राजनीतिक आंदोलनों का भी जन्म हुआ, जो गौड़ लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हैं। धारा के दौरान होने वाली सभाओं और भाषणों में केवल धार्मिक चर्चाएं नहीं होती, वे समकालीन मुद्दों पर केंद्रित होती है। वन अधिकार, शिक्षा, भाषा, संरक्षण, संस्कृति, आत्मसात्करण मतलब कल्चरल एसिमिलेशन का प्रतिरोध। इस प्रकार कैद और मुक्ति की प्राचीन कथा को हर साल एक रूपक के रूप में फिर से जिया और व्याख्यायित किया जाता है। यह संस्कृति विलोपन और राजनीतिक हाशिए पर डाले जाने के खिलाफ गौड़ समुदाय के आधुनिक संघर्ष का प्रतीक है। यह तीर्थ यात्रा उनकी सामूहिक पहचान की एक भौतिक अभिव्यक्ति है और सामाजिक और राजनीतिक लामबंदी के लिए एक मंच है। कछारगढ़ में माइथोलॉजी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य के निर्माण का एक जीवित उपकरण है। डोंगरगढ़ और कछारगढ़ हालांकि भौगोलिक रूप से एक दूसरे से करीब है, दो अलग अलग दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां, उनके नायक, मूल मूल्य मध्य भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य के दो विपरीत ध्रुवों को दर्शाते हैं। एक तरफ गोंडवाना को सामंती रत्न प्रेम कहानी है और दूसरी तरफ कछारगढ़ की आदिवासी सामंती कथा है। इन दोनों कथाओं की तुलना करने में हमें इस क्षेत्र के जटिल और परंपरागत इतिहास की गहरी समझ मिलती है। डोंगरगढ़ की कथा एक हायरार्किकल राजसी दुनिया में स्थापित है। इस सामाजिक मानदंडों के खिलाफ यहाँ नायक राजा, राजकुमार और दरबारी कलाकार है और खलनायक ईर्षा और सत्ता का अहंकार है।
इस कहानी में समाधान बाहर से आता है, एक शक्तिशाली राजा के सैन्य हस्तक्षेप और एक देवी के चमत्कारी हस्तक्षेप के माध्यम से। इसका अंतिम परिणाम व्यक्तियों का पुराणों स्थल और एक देवी के मंदिर की स्थापना है, जो भक्ति और दैवी कृपा के महत्व पर जोर देता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो पुराणों की कहानियों से मिलती जुलती है, जहाँ मनुष्य देवताओं की दया पर निर्भर है। इसके विपरीत कछारगढ़ की कथा एक सामूहिक सामंतवादी आदिवासी दुनिया की कहानी है। यह संघर्ष आंतरिक और मौलिक है। अज्ञानता और कैद के खिलाफ ज्ञान और स्वतंत्रता की लड़ाई। नायक एक शिक्षक, एक गुरु है और पूरा समुदाय नायक है। यह कोई बाहरी खलनायक नहीं है, बल्कि अज्ञानता और सामाजिक संरचना की कमी की मूल्य मुख्य प्रवृत्ति है। समाधान भीतर से आता है, संगीत से प्रेरित आत्म मुक्ति और ज्ञान के माध्यम से। इसका परिणाम एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे समाज का ज्ञान होता है। एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक सामाजिक संरचना की स्थापना है। यह कथा समुदाय, ज्ञान और गुरु के महत्व पर जोर देती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मनुष्य अपनी नियति को सामूहिक प्रयास और ज्ञान के माध्यम से आकार देते हैं। इसका संघर्ष व्यक्तिगत है, दो प्रेमियों का जुनूनशाही अधिकार। अंततः डोंगरगढ़ और कछारगढ़ केवल दो अलग अलग पवित्र स्थल नहीं, वे मध्य भारत के इतिहास के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डोंगरगढ़ यानी पौराणिक कथा के नीचे छिपी गौड़ कला के संकेतों के साथ आत्मसातकरण और सांस्कृतिक प्रतिबंधी की प्रक्रिया को दर्शाता है। कैसे एक प्रमुख संस्कृति का एक स्थानीय स्वदेशी आस्था को अपने में समाहित कर सकती है या उसे ढक सकती है। वहीं दूसरी ओर कछारगढ़ अपनी आधुनिक पुनर्जीवित यात्रा के साथ प्रतिरोध और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। कैसे एक समुदाय अपनी जड़ों को फिर से खोज रहा है और अपनी पहचान को सक्रिय पूर्ण रूप से स्थापित कर रहा है। साथ में वे एक गहरी प्राचीन आदिवासी संस्कृति की एक रहस्यमय कहानी सुनाते हैं, जिसे अस्पष्ट चुनौती दी गई है, लेकिन अंततः वह जीवित रही है। आज यह संस्कृति उसी भूमि पर अपनी पहचान को फिर से मुखर कर रही है, जो इसकी उत्पत्ति की कहानी को अपने गर्भ में समाये हुए है। डोंगरगढ़ का रहस्य केवल उस दुखद प्रेम कहानी में नहीं, बल्कि उस इतिहास में है जो उसके नीचे दबा हुआ है। और कछारगढ़ का रहस्य केवल एक प्राचीन गुफा में नहीं है, बल्कि उस जीवित संस्कृति में है जो हर साल अपनी मुक्ति का जश्न मनाने के लिए वहां लौटती है। यह दो कथाओं की भूमि है जहां अतीत कभी मरता नहीं, बस अपनी कहानी सुनाने के लिए सही समय का इंतजार करता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऑप्टिमिस्टिक भारतीय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेवा जोहार, जय आदिवासी।